हेलो, मैं नितिन भोंडवे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट नीमच में आपका स्वागत करता हूं। हमने टैली में पिछले 2 वीडियो में ये जाना कि टैली में एंट्री करने के नियम क्या होते हैं, जिसे कि हम गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा टैली में लेजर कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने जाना। अगर किसी ने वह 2 वीडियो नहीं देखे हो तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो 2 वीडियो अवश्य देख लें, नहीं तो आगे का आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज हम जानेंगे कि टैली में किस अकाउंट में कौन सा ग्रुप लेंगे, जो कि एक नए टैली अकाउंटेंट के लिए परेशानी का कारण बना रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही में पास ही में बने हुए इस बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं और सभी ग्रुप्स को बारी बारी डिटेल में समझते हैं। जैसे कि पहला ग्रुप है बैंक अकाउंट। इस ग्रुप में बैंक के साधारण खाते आएंगे, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक से निकालते हैं वो खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाएंगे। हमारा दूसरा ग्रुप है बैंक ओसीसी, यानी कि बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। यह एक कैश क्रेडिट सुविधा है जो बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें पूर्व अनुमोदित सीमा तक धन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है बैंक ओडी, यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इस ग्रुप में वे खाते आते हैं जो किसी निश्चित समय के लिए खोले जाते हैं, जैसे बैंक में एफडी कराई, बैंक से लोन लिया आदि। ब्रांच या डिविज़न्स। यदि किसी शहर में एक ही कंपनी या फर्म की 2 या 2 से अधिक शाखाएं होती है तो उनके अकाउंट इस ग्रुप में रखे जाते हैं। जैसे नीमच में स्मार्ट इंडिया कंपनी की 4 शाखाएं हैं: कमल चौक, दशहरा मैदान, अंबेडकर मार्ग और भोलियावास। ठीक है। जैसे कि हम चौथे नंबर भोलियावास जो ब्रांच है उसके लिए जो लेजर बनेगा उसकी एंट्री करके देखते हैं। स्मार्ट इंडिया कंपनी ब्रैकेट में आएगा भोलियावास, और जो अंडर में ग्रुप लेंगे उसका ब्रांच या डिवीज़न। ओके। उसके बाद 5वां ग्रुप है कैपिटल अकाउंट। इस ग्रुप में उन व्यक्तियों के खाते आते हैं जो कि उस फर्म के मालिक होते हैं, जो फर्म में रुपए डाल सकते हैं व निकाल सकते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक पार्टनर मिलकर फर्म का संचालन करते हैं तो उनके खाते भी इसी ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं। और किसी भी फर्म में रुपए निकालने के लिए विड्रॉवल या ड्राइंग्स का उपयोग किया जाता है, तो ये अकाउंट भी इसी ग्रुप में रखे जाएंगे। ओके। छठा ग्रुप है कैश इन हैंड। किसी भी कंपनी या फर्म के पास जो भी कैश अमाउंट होता है वह कैश इन हैंड कहलाता है। टैली अकाउंटिंग में कैश इन हैंड खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह खाता सभी कंपनी में पहले से ही बना होता है। इसके उदाहरण हैं कैश अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट। ठीक है। हमारा 7वां ग्रुप है फिक्स्ड असेट्स। किसी भी कंपनी या फर्म के लिए उपयोग में आने वाली ऐसी स्थायी संपत्ति जो व्यवसाय में लंबे समय तक रहती है या जो कंपनी के लिए आवश्यक हो तथा कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से उन संपत्तियों पर निर्भर करता हो, ऐसी संपत्तियां इस ग्रुप में रखी जाती है। जैसे कंपनी के लिए फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, भूमि, भवन आदि। 8वां ग्रुप करंट एसेट्स।
चालू संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से हैं जो व्यवसाय में पुनः विक्रय के लिए या अल्पावधि में रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती है, जैसे देनदार, पूर्वदत्त व्यय, स्टॉक, प्राप्य बिल। नौवां ग्रुप करंट लायबिलिटीज़, किसी भी कंपनी या फर्म के ऐसे दायित्व जो कंपनी को पूरे करना आवश्यक होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी की ऐसी उधारी जो कि हमें देना बाकी है, ऐसे खाते इस ग्रुप में रखे जाते हैं, जैसे विविध लेनदार, किसी व्यक्ति से लोन लिया हो आदि। 10वां ग्रुप डिपॉजिट्स एसेट, जब कोई भी कंपनी या फर्म अपने भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति अमानत के रूप में जमा करके रखती है तो उन संपत्ति के खाते इसी ग्रुप में रखे जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, ज्वेलरी आदि। 11वां ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी भी कंपनी या फर्म के लिए होने वाले ऐसे खर्चे जो कंपनी के लाभ हानि खाते पर सीधा प्रभाव डालते हैं, ऐसे सभी खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री के लिए होने वाले सारे खर्चे इस ग्रुप में रखे जाएंगे, जैसे फैक्ट्री के लिए लाइट का बिल भरा, टेलीफोन बिल भरा, टेम्पो में डीजल डलवाया, फैक्ट्री के वाटर सप्लाई का खर्च, मजदूरी दी आदि। 12वां ग्रुप डायरेक्ट इनकम्स, किसी भी कंपनी या फर्म के लिए होने वाली ऐसी आय जो उस कंपनी के प्रोडक्ट की रेट को प्रभावित करती है, तो ऐसी आय को डायरेक्ट इनकम माना जाता है और उन्हें इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे प्रॉफिट कंसल्टिंग। 13वां ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, किसी भी कंपनी या फर्म के लिए लगने वाले सभी प्रकार के कर के खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे GST, इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस आदि। 14वां ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी भी कंपनी या फर्म में होने वाले ऐसे खर्चे जो कंपनी के लाभ हानि खाते पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं या प्रोडक्ट की रेट पर असर नहीं डालते हैं, उन्हें इस ग्रुप में रखा जाता है, जैसे ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के लिए लाइट का बिल भरा, ऑफिस का टेलीफोन का बिल भरा, ऑफिस के लिए पानी का खर्चा आदि। 15वां ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम्स, किसी भी कंपनी या फर्म को प्राप्त होने वाली ऐसी इनकम जिसका इफ़ेक्ट कंपनी के लाभ हानि खाते पर तथा प्रोडक्ट की रेट पर नहीं पड़ता है, ऐसी इनकम के खाते इस ग्रुप में रखे जाते हैं, जैसे दलाली से प्राप्त हुए, बोनस से प्राप्त हुए आदि। 16वां ग्रुप इन्वेस्टमेंट, जब कोई भी कंपनी या फर्म अपने भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का निवेश अन्य कंपनियों में करती है या शेयर मार्केट में करती है, तो ऐसे खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे कंपनी ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, लेजर बनेगा शेयर अकाउंट और अंडर ग्रुप में चल जाएगा इन्वेस्टमेंट। 17वां ग्रुप लोन्स एंड एडवांसेस एसेट, जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी अन्य कंपनी, फर्म या पार्टी को किसी भी प्रकार का लोन देती है, तो ऐसे खाते इस ग्रुप में रखे जाते हैं। इसके अलावा यदि कंपनी अपने कर्मचारियों या नौकर को भी किसी भी प्रकार का अग्रिम कर्ज देती है, तो वे खाते भी इसी ग्रुप में रखे जाएंगे, जैसे शुभम इंटरप्राइजेस को 1 लाख रुपए का लोन दिया, रामू अकाउंटेंट को 5,000 रुपये का लोन दिया। 18वां ग्रुप लोन्स लाइबिलिटी, जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी अन्य कंपनी या पार्टी से किसी भी प्रकार का लोन लेती है, तो ऐसे खाते इस ग्रुप में रखे जाते हैं, जैसे सहारा एंड कंपनी से 2 लाख रुपए का लोन लिया, किशन सेठ से 50,000 रुपये का लोन लिया आदि। हमारा 19वां ग्रुप मिससेलेनियस एक्सपेंसेस एसेट,
किसी भी कंपनी या फर्म के लिए होने वाले ऐसे छोटे बड़े खर्चे जो उस कंपनी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति का कार्य करते हैं, ऐसे खर्चे को इस ग्रुप में रखा जाता है। जैसे विज्ञापन का खर्च, वेबसाइट बनवाने का खर्च, ऑफिस में कलर करवाने का खर्च आदि। 20वां ग्रुप प्रोविजंस। जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी भी प्रकार की संपत्ति के लिए कोई फंड जमा करती है तो वे सभी खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसे विज्ञापन के लिए जमा किए। तो अकाउंट बन जाएगा एडवर्टीजमेंट प्रोविजंस के नाम से और ग्रुप ले लेंगे प्रोविजंस। 21वां ग्रुप परचेस अकाउंट्स। जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी भी प्रकार के माल की खरीदी करती है तो उस माल का खाता इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। 22वां ग्रुप रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब कोई भी कंपनी या फर्म अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की हानि को पूरा करने के लिए यदि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट में कोई डिपॉजिट करती है तो उसका अकाउंट इस ग्रुप के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है। 23वां ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी अन्य कंपनी या बिजनेस में ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है जिसका प्रॉफिट किए गए इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अलावा भी और अधिक मिलता है तो ऐसे खातों को इस ग्रुप में रखा जाता है। जैसे 2000 रुपये का चेक RCM से मिला। 24वां ग्रुप सेल्स अकाउंट्स। जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी भी प्रकार के माल की बिक्री करती है तो उस माल का खाता इस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। 25वां ग्रुप अनसिक्योर्ड लोन्स। जब कोई भी कंपनी या फर्म बिना किसी कानूनी कार्यवाही के या अवैध तरीके से किसी अन्य कंपनी या दलाल को लोन देती है तो वे खाते इस ग्रुप के अंतर्गत मेंटेन किए जाते हैं। 26वां ग्रुप सिक्योर्ड लोन्स। जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी अन्य कंपनी या पार्टी को किसी सिक्योरिटी के आधार पर किसी भी प्रकार का लोन देती है तो वे सभी लोन खाते इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति भी लोन की सिक्योरिटी के लिए रखी जा सकती है। जैसे रामलाल को 2 लाख रुपए का लोन कार गिरवी रखकर दिया। 27वां ग्रुप स्टॉक इन हैंड। जब किसी कंपनी या फर्म के पास माल का जो भी स्टॉक उपलब्ध होता है तो वह कंपनी का स्टॉक इन हैंड कहलाता है। इस प्रकार के खाते के लिए एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कंपनी में माल की खरीदी तथा बिक्री के समय ही स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। 28वां ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब कोई भी कंपनी या फर्म किसी भी कंपनी या पार्टी से किसी भी प्रकार का माल खरीदती है तो वे सभी सप्लायर के खाते इस ग्रुप में मेंटेन किए जाते हैं, और यदि खरीदी नकद की गई हो तो उस पार्टी का खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। 29वां ग्रुप सन्ड्री डेप्टर्स। जब कोई कंपनी या फर्म किसी कंपनी या पार्टी को किसी भी प्रकार का माल बेचती है तो वे सभी कस्टमर के खाते इस ग्रुप में मेंटेन किए जाते हैं। 30वां ग्रुप सस्पेंस अकाउंट। जब किसी कंपनी में किसी खाते का कुछ बैलेंस नहीं मिल रहा हो या किसी पार्टी से पेमेंट प्राप्त हुआ हो लेकिन हमें उस पार्टी का नाम नहीं पता हो तो उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में जमा कर लेंगे, और जब भी हमें उस पार्टी का नाम मालूम होगा तो सस्पेंस अकाउंट से उस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने टेली के ये सारे 30 ग्रुप पूरे कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारे ग्रुप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हो। और अंत में मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, व आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।